जनाब आपके पास ये देखो, इसको समझने के लिए हमें इतना टाइम लग गया, सिर्फ इस पेज को समझने के लिए हमें वो सारी चीजें पढ़नी पड़ी। अब हमें पता है हाइपरटेंशन की दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन को तो उसके काज के अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास बंदा है प्राइमरी हाइपरटेंशन वाला, तो इसको देख लेते हैं। और प्राइमरी हाइपरटेंशन कौन सी होती थी, जिसमें हमें खास काज का कोई प्रॉपर पता नहीं होता था। तो इसको हमने कैसे ट्रीट करना है, ए बी सी डी के थ्रू। ए बी सी डी, ए से इनहिबिटर्स आर्ब्स, बी से क्या आ गया आपके जनाब बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, सी से क्या आ गया आपके जनाब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डी से क्या आ गया आपके थायाजाइड डायूरेटिक्स डायूरेटिक्स वगैरह आ गए। तो ये आप सारी चीजें दे सकते हो उस बंदे को, किसको, प्राइमरी हाइपरटेंशन वाले। देन आ गया कि बंदे को हाइपरटेंशन भी है और साथ में हार्ट फेलियर भी है, तो आपने कौन सी ड्रग्स देनी है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, अब देखो बंदे को हार्ट फेलियर है तो उसका हेड प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है। तो आपकी ये जो ए बी सी डी है, इनमें से कौन सी ड्रग है जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को काफी ज्यादा कम कर रही होती है। हमें पता है आपके जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इस बंदे में आपने ट्राई करना है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देने, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई पड़ी है। तो बाकी आप बाकी कौन सी बच गई, वही डायूरेटिक्स बच गई, एस इनहिबिटर्स बच गई, आर्ब्स बच गई, बीटा ब्लॉकर्स बच गई, ये सारी आप क्या कर सकते हो, उस बंदे को दे सकते हो। कौन से, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर वाले बंदे को। अच्छा, अब ये जो बीटा ब्लॉकर्स है ना, इसका भी कहानी आपने याद रख लेनी है कि ये आपने सिर्फ कंपनसेटेड हार्ट फेलियर वाले बंदे को देना है। जो डी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर वाला बंदा है उसको आपने बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने। व्हाट इज कंपनसेटेड एंड डी कंपनसेटेड। अब आपको पता है जब बंदे को हार्ट फेलियर होता है उसका हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा होता। तो जो कंपनसेटेड हार्ट फेलियर होती है ना, उसमें वो इतना पंप कर रहा होता है कि बॉडी का गुजारा चल रहा होता है, कार्डियक आउटपुट थोड़ी सी मतलब मेंटेन हुई पड़ी होती है। तो नॉर्मल हालात में वो बंदा ठीक रह रहा होता है, उसकी कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होती है, ठीक है। लेकिन जो डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर वाला बंदा होता है ना, उसमें हार्ट आपका बहुत ज्यादा नहीं काम कर रहा होता, तो कार्डियक आउटपुट भी काफी ज्यादा कम होगी। देन क्या होगा कि देखो पीछे ब्लड पूल करेगा, पीछे आपके हार्ट के पीछे क्या होता है, लंग्स होते हैं। तो आपके लंग्स में भी ब्लड पूल करेगा, तो आपके पास बंदा कैसे डिजनिया वगैरह के साथ आएगा, पीछे सारा ब्लड पूल करता जाएगा, बंदे को पेरिफेरल एडिमा वगैरह के साथ आ सकता है, रेगुलर वेनस डिस्टेंशन के साथ आ सकता है। तो डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर का आपको पता चल गया कि उसका हार्ट बहुत ज्यादा ही डिप्रेस हुआ पड़ा है, वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा अच्छे से। तो उसमें आपने बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने। आपको पता है ना कि बीटा ब्लॉकर्स भी तो थोड़ा बहुत हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर रहे थे, ऐसा ही है कि नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बीटा ब्लॉकर्स मस्ट बी यूज्ड काशियसली, ठीक है, किसमें, इन डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर। अच्छा, और ये क्या है, कंट्रा इंडिकेटेड है किसमें, कार्डियोजेनिक शॉक में। कार्डियोजेनिक शॉक हमने पढ़ा था ना कि हार्ट के किसी प्रॉब्लम की वजह से बीपी का बहुत ज्यादा डाउन हो जाना, उसका हम क्या कह देते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। तो देखो उस वक्त हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ऊपर से आप और बीटा ब्लॉकर्स दे दो तो हार्ट की एक्टिविटी मजीद डिप्रेस हो जाएगी। तो उसमें भी आपने क्या करना है, इस चीज को अवॉइड करना है। बाकी आ गया कि इन हार्ट फेलियर आर्ब्स में बी कंबाइंड विद नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर सकोबिट्रिल। अभी तो हम चीज पढ़ के आए हैं, इसी वजह से वो मैंने आप लोगों को बढ़ाया है कि आर्ब्स को हम किसके साथ मिला देते हैं, सकोबिट्रिल के साथ, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में देते होते हैं, हार्ट फेलियर में देते होते हैं। अच्छा जी, और आप क्या यूज कर सकते हो, और आप एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हो। वो हमने पढ़े थे ना रीनल वाले सेक्शन में, आपका स्पाइरोनोलेक्टोन था, एप्लिरिनोन था, ये एल्डोस्टेरोन को अपने रिसेप्टर्स पे काम नहीं करने दे रहे थे, ठीक है। तो ये भी आप दे सकते हो। और जाहिर सी बात है यार, आपका जो एल्डो होता था वो क्या है, सोडियम और वाटर की टेंशन करवाता है। तो अब ये जब एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है, वो इसको काम ही नहीं करने देंगे, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा सोडियम और वाटर यूरिन में जाएगा, और बंदे का ये जो हार्ट फेलियर है, इसमें पहले ये इधर लोड बड़ा हुआ होता है, तो उसका ये ज्यादा से ज्यादा अब लोड कम हो जाएगा, यूरिन में ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जा रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसमें जो हम प्रेफर करते होते हैं वो इन तीनों को ही प्रेफर करते होते हैं, ये वाले जो है ना, एस आब्स, ठीक है, और बाकी ये वाला जो कम्बो है ना, इसको हम मोस्टली प्रेफर करते होते हैं, यूज करते होते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे आ गया कि बंदे को हाइपरटेंशन है और साथ में डायबिटीज है, तो आपने कौन सी ड्रग्स देनी है और कौन सी ड्रग्स नहीं देनी। अब देखो कौन सी ड्रग्स नहीं देनी वो पहले समझते हैं। देखो बंदे को क्या है, डायबिटीज है, हमने एक ड्रग देखी कौन सी, बीटा ब्लॉकर जो थे वो हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट्स को क्या कर रहे थे, मास्क कर रहे थे। ऐसे ही है कि नहीं है, मैंने आप लोगों को पूरा समझाया है। तो इट मींस के इस बंदे को आपने बीटा ब्लॉकर से जरा अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये मास्क करते हैं किसको, हाइपोग्लाइसीमिया के इफेक्ट्स को। देन एक और जो चीज आपने मस्ट याद रखनी है डायबिटीज के बारे में, वो ये कि एस और आब्स आपने प्रेफर करने हैं।
एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, रीनो प्रोटेक्टिव होते हैं। आपको पूरा मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया था रीनल वाले में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले में। अगर आपको नहीं समझ तो वो आपने वीडियो देख लेनी है। तो ये एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स हम प्रेफर करते होते हैं डायबिटीज वाले बंदे में जिसको साथ में हाइपरटेंशन भी हो। बाकी और क्या दे सकते हो, पीछे क्या बच गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हो, थायराइड डायूरेटिक्स दे सकते हो, और साथ में क्या दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर दे सकते हो। बाकी जो एमएलई वाले हैं उन्होंने ये याद रखना है कि ये जो थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं ना, ये भी इंक्रीज करवा रहे होते हैं ग्लूकोज का लेवल, ये भी हाइपरग्लाइसीमिया थोड़ा बहुत करवा रहे होते हैं, ये हमने रीनल वाले सेक्शन में पढ़ा था। तो आपने ट्राई तो यही करनी है कि ज्यादा प्रेफर इन्हीं को करना है, किनको, एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स को। थायराइड डायूरेटिक्स भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे होते हैं, तो हो सकता है डायबिटीज वाले बंदे की कंडीशन इससे ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ने से उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया करवाते होते हैं थायराइड डायूरेटिक्स। किसके थ्रू, ये भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को मजीद बढ़ा देते होते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोज का लेवल। तो बाकी ये हमने देख लिया कि एस इनहिबिटर्स एंड आर्ब्स आर प्रोटेक्टिव इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी। देन आ गया कि बंदे को क्या है, हाइपरटेंशन है और साथ में एस्थमा है, तो आपने कौन सी ड्रग्स प्रेफर करनी है। पहले हम वो देखते हैं कि कौन सी ड्रग्स नहीं देनी। तो देखो, बंदे को एस्थमा है, इट मींस कि इस बंदे को आपने बीटा टू ब्लॉकर्स नहीं देने, उसके लंग्स पहले ही खराब हुए पड़े हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन हुई पड़ी है। तो अगर आप बीटा टू ब्लॉकर्स दोगे तो बीटा टू रिसेप्टर्स क्या कर रहे थे जब वो एक्टिवेट होते थे, वो ब्रोंकोडाइलेशन करवा रहे थे। अगर आपने वो वाली ड्रग दे दी जो आपके बीटा टू रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देगी, तो कॉन्स्ट्रिक्शन मजीद बढ़ जाएगी ना, स्वेयर हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। तो पहले ही बेचारे अस्थमा वाले को ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, वो सारी प्रॉब्लम हुई पड़ी है। तो आपने उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। किसको, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को। मींस कि आपने कौन से नहीं देने, बीटा टू रिसेप्टर इंड्यूस्ड, सॉरी, आपने बीटा टू वाले ब्लॉकर्स नहीं देने, बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स नहीं देने। तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकती है। तो बाकी देन एक और चीज जो आपने इसमें याद रखनी है वो ये कि अब देखो कि जो बंदा था ना हमारे पास अस्थमा वाला, इसको आपने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स भी प्रेफर नहीं करने। वो क्यों नहीं करने, देखो आपका जो एस एंजाइम था वो क्या कर रहा था, तोड़ रहा था, किसको तोड़ रहा था, ब्रेडिकाइनिन को। ऐसे ही है कि नहीं है। अब क्या हुआ कि आपने इस बंदे को, ये जो अस्थमा वाला बंदा है, इसको अस्थमा की वजह से कफ होगी, तो आपने इस बंदे को एस वाला दे दिया ना, एस इनहिबिटर्स दे दिए, तो अब इसका ब्रेडिकाइनिन टूटेगा नहीं टूटेगा। तो आपको पता है जब ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज होता है तो कफ उसकी मजीद क्या हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। देन दूसरी बात यह है कि आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकोगे कि ये एस्थमा की वजह से कफ है या उसकी वजह से कफ है, क्या कहते हैं, एस इनहिबिटर की वजह से कफ है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, अवॉइड करने हैं एस इनहिबिटर्स टू प्रिवेंट कंफ्यूजन बिटवीन ड्रग और एस्थमा रिलेटेड कफ। ठीक हो गया। तो ये बाकी सारे जो बच गए वो आपने दे देने हैं। कौन कौन से, आर्ब्स आ गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ गए, डायूरेटिक्स आ गए, और कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। मींस के बीटा वन वाले कौन से, अम्मी वाले, AME वाले, वो सारे आप दे सकते हो। अटीनालोल, मेटोप्रोलोल और एस्मोलोल दे सकते हो। देन लास्ट पे आ गया जनाब आपका कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी को हाइपरटेंशन होगी है, तो आपको उसमें कौन सी ड्रग्स देनी है। तो इसमें आपने मस्ट याद रखना है कि एसाब्स वगैरह कोई भी नहीं देने, ना रैनिन देना, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं, ट्रेटोजेनिक होते हैं। इसके अलावा कौन से दे सकते हैं, तो इसमें आपने निमोनिक याद रखना है, न्यू मोम्स लव हग्स। तो इसमें आ गया सबसे पहले नेफिडिपिन। नेफिडिपिन क्या होते हैं, आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ऐसा ही है कि नहीं है। देन आ गया आप क्या दे सकते हो, मिथाइल डोपा दे सकते हो। मिथाइल डोपा अभी आप लोगों को समझाता हूँ, ये एक्ट करता है बेसिकली अल्फा टू रिसेप्टर्स पे। ठीक है, तो ये अल्फा टू एगोनिस्ट होता है, ये मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। देन आप और क्या दे सकते हो, लेबिटोलोल दे सकते हो। लेबिटालोल का क्या है कि ये क्या था, जिसके लास्ट पे लोल आ जाए, ये क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। तो ये जो लेबिटालोल था, ये क्या था आपका, बीटा ब्लॉकर था। बीटा ब्लॉकर था, ये अल्फा वन को भी ब्लॉक कर रहा था, बीटा वन को भी ब्लॉक कर रहा था, और साथ में बीटा टू को भी ब्लॉक कर रहा था, ये भी आप देख सकते हो। देन लास्ट पे क्या आ गया, हाइड्रोलाजीन। ये तो अभी हमने पढ़ा है ना, ये वेजोडाइलेटर था, वेजोडाइलेशन करवा रहा होता है, तो उस तरह उस औरत का बीपी ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें दे सकते हो। इसमें हमने जो प्रेफर करते होते हैं, इसमें इसको मिथाइल डोपा को प्रेफर करते होते हैं, और देन इसको लेबिटालोल को प्रेफर करते होते हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में। तो ये आ गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो मिथाइल डोपा है ये किस तरह कर रहा है, जो औरत है उसमें बीपी को किस तरह काम कर रहा है। अच्छा जी, तो आपने ये देखो, आपके इस तरह करके क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये न्यूरॉन्स होते हैं, आगे आगे आपका जनाब इस तरह करके स्मूथ मसल्स होते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं, इधर से रिलीज क्या होगा आपका, नोर एपिनेफ्रीन रिलीज होगा। नोर एपिनेफ्रीन ये जो रिलीज हुआ है,
ये कहाँ पे जाके एक्ट करता है, स्मूथ मसल्स पे जाके एक्ट करता होता है और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। ऐसा ही है कि नहीं है? अच्छा जी, अब ये जो नोरेपिनेफ्रिन कितना रिलीज हुआ है, कितना मजीद रिलीज करना चाहिए ना, उसके लिए हमारे पास एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। वो फीडबैक मैकेनिज्म कैसे होता है, अल्फा टू रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास इधर न्यूरॉन्स पे कौन से हैं, अल्फा टू रिसेप्टर्स। तो क्या होगा कि ये जो नोरेपिनेफ्रिन इधर आया है, जब ये ज्यादा हो जाता है ना, तो ये अल्फा टू रिसेप्टर्स को बताता है कि मेरा लेवल अब काफी हो गया, ये इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, समझो अल्फा टू को फीडबैक दे रहा है कि मैं ज्यादा हूं या कम हूं। तो ये जो अल्फा टू रिसेप्टर्स होंगे ना, ये कम कर देंगे किसको, हमारे नोरेपिनेफ्रिन को। अब क्या हुआ कि आपने एक ऐसी ड्रग दे दी, अब देखो जब आपका नोरेपिनेफ्रिन वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, ऐसे ही क्या नहीं है, तो उसकी अब नोरेपिनेफ्रिन इनहिबिट हो गया तो वेजोडाइलेशन हो जाएगी ना, ऐसे ही कि नहीं है? अब आपने कोई ऐसी ड्रग दे दी जो अल्फा टू एगोनिस्ट है, वो क्या है, अल्फा टू एगोनिस्ट है। तो अल्फा टू एगोनिस्ट है, मींस अल्फा टू रिसेप्टर्स आपके ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होंगे। जब ये ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होंगे तो ये नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को ज्यादा से ज्यादा इनहिबिट करेंगे। जब आपका नोरेपिनेफ्रिन नहीं होगा तो वेजोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी, तो औरत का बीपी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को इस चीज की समझ नहीं लगती। तो इसने क्या किया, ट्रिक किया किस, न्यूरॉन को कैसे ट्रिक किया कि हमने ऐसी ड्रग दी कि न्यूरॉन को ऐसे लगा कि मेरा नोरेपिनेफ्रिन बहुत हुआ पड़ा है, न्यूरॉन को ऐसे लगा कि नोरेपिनेफ्रिन, हालांकि नोरेपिनेफ्रिन नहीं ज्यादा हुआ होता, हमने ऐसी ड्रग दे दी है जिसने अल्फा टू रिसेप्टर को ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से नोरेपिनेफ्रिन कम हो गया। नोरेपिनेफ्रिन कम तो वेजो डायलेशन। सिंपल, आपने सारा मैकेनिज्म नहीं याद रखना, तो सिंपल याद रख लो कि जब अल्फा टू रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, आपका नोरेपिनेफ्रिन कम होगा और क्या हो जाएगी जनाब, वेजो डायलेशन हो जाएगी। तो ये वाला सीन आ गया। तो ये इस तरह आपका एक्ट कर रहा था मिथाइल डोपा। ये क्या होता है, अल्फा टू एगोनिस्ट होता है, ये आपने एमसीक्यू याद रखना है, ये अल्फा टू एगोनिस्ट होता है। तो ये था कि हम डिफरेंट कंडीशंस में कौन सी ड्रग दे रहे थे, कौन सी ड्रग नहीं दे रहे थे। आगे लास्ट पे आ गया कि अब बंदे को क्या है, बहुत ज्यादा है, उसका बीपी बहुत ज्यादा है, तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। आपको पता है जब बीपी बहुत ज्यादा साथ में एंड ऑर्गन फेलियर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो इसको हमने कैसे ट्रीट करना है, इसके लिए बस चांद सी ड्रग्स हैं। कौन कौन सी जो हमने पढ़ ली हैं, इसमें लेबिटालोल आ जाती है। ये क्या कर, ये कौन सी है ड्रग, आप लोग बताओ ना, बीटा ब्लॉकर है। कौन कौन सी, ये जनाब तीनों को कर रही थी, अल्फा वन को, बीटा वन को, साथ में बीटा टू को ब्लॉक करके बंदे का बीपी ठीक कर देगी। देन सेकंड पे आ जाती है क्लेविडिपिन। क्लेविडिपिन क्या है आपकी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। इस पे लास्ट पे पीन आ गया, इसके लास्ट पे लोल आ गया। तो बोल लोल मैंने तो इस तरह याद रखा हुआ है, बोल लोल इस तरह राइमिंग बन जाती है ना, तो आप इसके लास्ट पे लोल है तो आप याद रख लो कि बीटा ब्लॉकर। देन आ गया पीन, तो पीन में आपने याद रख लेना है कि ये जनाब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देन आ गया आपका फिनोल डोपाम। अब फिनोल डोपाम का क्या सीन है, फिनोल डोपाम का भी इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो होगा ना फिनोल डोपाम, ये देखें, ये एक्ट करेगा आपके डी वन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा। जब ये डी वन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा तो ये इधर क्या होता है, एगोनिस्ट होता है। ये वेसल्स को डायलेट करवा देगा। ये क्या करवाएगा, वेसल्स को डायलेट करवा देगा। कौन कौन सी वेसल्स को, आपकी कोरोनरी वेसल्स को, आपकी पेरिफेरल वेसल्स को, आपकी जो रीनल किडनीज की वेसल्स हैं, आपकी जो सप्लैंकनिक सर्कुलेशन हम किसको कहते हैं, जो जीआईटी की सर्कुलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, सप्लैंकनिक सर्कुलेशन। तो अब ये देखो, इसने इधर सारी जगहों पे वेसल्स को क्या करवाया है, डायलेट करवा दिया है। कैसे डायलेट करवाया है, इसने एक्ट किया किस पे जनाब, डी वन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट किया है और वेसल्स को डायलेट करवा दिया है। तो बंदे का बीपी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, सारी सी बात है कम हो जाएगा ना, ऐसा ही है कि नहीं है, वेसल्स डायलेट हो रही हैं। तो इसमें जो काम की बात है वो ये है कि बंदे का बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वेसल्स क्या हो रही है, सारी इधर की डायलेट हो रही है। देन सेकंड क्या होगी, अब देखो आपकी जो किडनी है, आपको पता है जब आपकी किडनी की तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसकी वेसल इधर से क्या हुई पड़ी है, डायलेट हुई पड़ी है, तो आपको पता है जब आपकी किडनी की तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाता है तो वो उसको ज्यादा जो फ्लूइड ज्यादा आ रहा हो तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा कहाँ फेंकती होती है, यूरिन में फेंकती होती है। वाटर को भी यूरिन में फेंक देती है और साथ में सोडियम को भी यूरिन में फेंक देती है। तो सोडियम को यूरिन में ज्यादा से ज्यादा जाने को हम क्या कह देते हैं, नेट्री यूरिसिस। तो इसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी नेट्री यूरिसिस। तो ये वाला सीन हो रहा है। देन ये हम प्रेफर किस में करते होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव मींस के ऑपरेशन के बाद जो हमारे पास हाइपरटेंशन होती है उसमें हम इसको फिनोल डोपाम को प्रेफर करते होते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकती है, वही हाइपोटेंशन हो सकती है, और मतलब अगर ज्यादा दे दिया, टैकीकार्डिया हो सकता है, वही रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे जिसकी वजह से आपका रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है। बाकी वही वेसल्स डायलेट हुई, स्किन की फ्लशिंग हो सकती है, वेसल डायलेट होगी, आपके दिमाग की हेडेक हो सकती है, नोजिया हो सकता है। तो ये वाली सारी चीजें हो सकती हैं। थर्ड नंबर पे आ गई फिनोल डोपाम। देन आपकी आ गई फोर्थ निकार्डिपिन। निकार्डिपिन पीन आया लास्ट पे, इट मीन ये क्या है, आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। देन और क्या दे सकते हो आप, नाइट्रोप्रोसाइड दे सकते हो।
अब ये जो नाइट्रोप्रोसाइड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोप्रोसाइड इस तरह इंपॉर्टेंट है कि ये वेसल्स को डायलेट कर देता है। कौन सी वेसल्स को डायलेट करता है? ये आर्टरीज को भी डायलेट कर देता है, आपकी वेन्स को भी डायलेट कर देता है। देखो आपका ये जो हार्ट है, आपका ये जो हार्ट है, इसने ब्लड कहाँ भेज रहा होता है? एओर्टा में, आर्टरीज में भेज रहा होता है। अब देखो आर्टरीज अगर डायलेट हुई पड़ी है तो जाहिर सी बात है बीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आर्टरीज डायलेट है, इट मींस कि आफ्टर लोड आपका क्या होगा? मींस कि इसको जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है वो आफ्टर लोड भी क्या होगा? कम होगा। देन आगे क्या, आपकी वेन्स डायलेट की हुई हैं, तो वेन्स ब्लड लेके आ रही होती है हार्ट की तरफ, ये डायलेट क्यों हुई है? तो आपको पता है जब वेन्स डायलेट करती हैं तो आपका ब्लड कम आता है हार्ट की तरफ, तो आपका क्या आएगा? वेनस रिटर्न भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता गया कि ये जो आपका नाइट्रोप्रोसाइड है ये शॉर्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर है। ये क्या है? आर्टरीज और वेन्स दोनों को डायलेट करवाता होता है। ठीक हो गया। ये कैसे डायलेट करवाता है? ये रिलीज करवाता होता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। ये किसको रिलीज करवाता है जनाब? नाइट्रिक ऑक्साइड को। तो ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये एक वेजोडाइलेटर होता है, ये वेसल्स को डायलेट करता होता है। ये जो नाइट्रोप्रोसाइड है ना, इसका अगर आप देखोगे ना स्ट्रक्चर, तो इसमें इस तरह करके जनाब आयरन होती है, देन इसमें आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, देन इसमें इस तरह करके ना सायानाइड होता है। तो अब ये देखो ये क्या करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाएगा जो जाके वेजोडाइलेशन करवा देगा। ऐसे ही है। देन पीछे क्या बच गया? देन पीछे बच गया आपका ये सायानाइड। तो इसकी इससे ये सायानाइड भी तो रिलीज होगा। ये सायानाइड हमारे काम का नहीं है। ये अगर सायानाइड का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं सायानाइड टॉक्सिसिटी। तो ये इसका साइड इफेक्ट आ गया कि अगर आप बंदे को नाइट्रोप्रोसाइड ज्यादा देर के लिए देते हो तो देखो इसमें क्या है कि सायानाइड होता है बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है? सायानाइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब सायानाइड टॉक्सिसिटी खैर हमारा टॉपिक है उसका क्या कहते हैं अगले रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेकिन इधर जस्ट थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जब बंदे को सायानाइड टॉक्सिसिटी होती है ना तो ये इनहिबिट कर देता है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आपकी आपको पता है ना आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होती है जिसके थ्रू आपकी एटीपी बनती होती है। एटीपी क्या है? हमारी बॉडी की एनर्जी है। ऐसे क्या कि नहीं है? तो अब क्या हुआ कि आपका ये जो सायानाइड था इसने इनहिबिट कर दिया किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो अब क्या होगा? इसकी वजह से एटीपी जो होगी नहीं बनेगी, वो कम हो जाएगी। तो ये वाला प्रॉब्लम हो रहा था साइनाइड टॉक्सिसिटी में। ये अगर आपने अभी नहीं भी याद रखना, ये हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी में कर लेंगे। देन आ गया लास्ट में ये कि ये जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड था इसने किस तरह जाके दूसरा वेजोडाइलेशन करवाई। तो इसको हम जस्ट सिंपल सा देख लेते हैं। ये देखो ये आएगा इधर, नाइट्रिक ऑक्साइड को इधर रिलीज करेगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करवाएगा कि ये आपके गुआनालेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करवा देगा। जब आपका गुआनालेट साइक्लेज एंजाइम एक्टिव होगा ना तो वो एक काम करेगा, वो साइक्लिक जीएमपी के लेवल को बढ़ा देगा। आपके सेल के अंदर साइक्लिक जीएमपी के लेवल को बढ़ा दिया। अब देखो जब आपके सेल के अंदर साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ा ना तो वो क्या करता है कि ये एमएलसी फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जब एमएलसी फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा डीफॉस्फोरिलेशन होगी और हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी और क्या हो जाएगी? रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो ये सीन हो रहा होता है किसमें? हमारे नाइट्रेट्स जब आप दे रहे हो ना नाइट्रोप्रोसाइड, उसने क्या किया? नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाया। नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या करवाया? डीफॉस्फोरिलेशन करवा दी एक्टिन एंड मायोसिन की। तो आपको पता है जब एक्टिन एंड मायोसिन की डीफॉस्फोरिलेशन होती है तो रिलैक्सेशन हो जाती होती है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि नाइट्रिक ऑक्साइड था, उसने साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़वाया। ये इंपॉर्टेंट है कि इसने किस तरह किया। ये इसी चीज को मैं आप लोगों को जरा बुक से दिखाता हूँ। ये शॉर्ट एक्टिंग होती है। शॉर्ट एक्टिंग मीन्स के थोड़ी सी देर के लिए ये एक्ट करेगी। इंक्रीज करवाती है साइक्लिक जीएमपी का लेवल, जिसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रिक इंक्रीज करवाएगी साइक्लिक जीएमपी का लेवल। देन आगे सारा हमने पाथवे देख लिया जिसकी वजह से क्या हो जाती है? बेजो डायलेशन हो जाती है। और ये क्या करवाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाती है जिसने ये सारा जीएमपी का लेवल इंक्रीज करवाया और सारा आगे पंगा करवाया। बाकी इसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या था? सायानाइड टॉक्सिसिटी थी। इसका जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये देखो ये आर्टरीज और वेन्स दोनों को डायलेट करवा रही है। जो आपका ये है नाइट्रोप्रोसाइड है, जबकि ये जो आपका हाइड्रालाजीन होता है वो मोर करवा रहा होता है आर्टरीज को देन वेन्स। ये एमसीक्यू है ये वाला और ये वाला। ठीक हो गया। तो ये था जनाब हमारा किसका कि हमने हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को किस तरह ट्रीट करना है। हमने ये वाली ड्रग्स दे के ट्रीट कर लिया, इनके सारे मैकेनिज्म हमने पढ़ लिए।